आइए आज हम स्टडी करेंगे आवेशों के निकाय के कारण विभव। पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दो चीज़ें होती थी। तो जिस भी चीज़ का हमें अध्ययन करना होता था उसको एक सिस्टम मानते थे, उसके अलावा जो भी चीज़ें होती थी वो सब सराउंडिंग थी। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक बाउंड्री होती थी, तो उसको बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग बोलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बोतल में पानी भरा है और पानी का अध्ययन करना है तो पानी हमारा सिस्टम हो जाएगा। बोतल की जो दीवार है ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की दीवार हो जाएगी, और बाहर का जितना भी वातावरण है वो सब सराउंडिंग हो जाएगा, यानी परिवेश हो जाएगा। तो ये जो आवेश है इनका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सिस्टम या निकाय के अंतर्गत आएंगे। तो किसी आवेशों Q1 Q2 से लेकर के Qn के किस ऐसे निकाय पर विचार कीजिए जिनके किसी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः R1 R2 तथा Rn है। चित्र 2.6 में दिखाया गया है। तो ये देखिए कोई बिंदु आवेश है, तो किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण विभव उस बिंदु पर व्यष्टिगत आवेशों के कारण आवेशों के योग के बराबर होता है। तो उस बिंदु पर जितने व्यष्टिगत मतलब इंडिविजुअल अकेले अकेले जो आवेश हैं उन सब के योग के बराबर होता है, जिस बिंदु पर हम विभव निकालेंगे। तो एक एक आवेश का जो विभव होता है उन सब का योग कर दिया जाए तो उस बिंदु पर जहाँ पर निकालना चाहते हैं आवेश निकल आएगा, ये कहने का मतलब है। तो बिंदु P पर आवेश Qn के कारण विभव, तो बिंदु P कौन सा है, ये है। तो अगर Q1 के कारण निकालें तो दूरी R1P है, तो V1 हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1P। जैसे बिंदु आवेश के कारण हम लोग निकालते थे पॉइंट चार्ज के कारण, वैसे ही एक एक का पॉइंट चार्ज के जैसे विभव निकाल लेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे। इसी प्रकार बिंदु P पर आवेश Q2 के कारण विभव V2 तथा आवेश Q3 के कारण विभव V3 को भी व्यक्त कर सकते हैं। तो V2 हो जाएगा, ये देखो ये है Q2 तो बीच की दूरी R2P है, ये Q3 है तो बीच की दूरी R3P है। तो V2 = 1/4πε0 Q2/R2P हो जाएगा। V3 = 1/4πε0 Q3/R3P हो जाएगा। तो जिस भी बिंदु का निकालना हो वैसे ही हो जाएगा। यहाँ R2P तथा R3P बिंदु P की क्रमशः Q2 तथा Q3 से दूरियां। इसी प्रकार हम अन्य आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव व्यक्त कर सकते हैं। अब अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार सुपरपोजिशन लॉ जो है के कारण समस्त आवेश विन्यास के कारण बिंदु P पर विभव V विन्यास के व्यष्टिगत यानी इंडिविजुअल आवेशों के विभवों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। कुल मिलाकर के व्यष्टिगत का मतलब इंडिविजुअल एक एक, तो एक एक के कारण जो हमारा विभव आएगा उसका बीज गणितीय योग कर दिया जाए तो बिंदु P पर कुल विभव प्राप्त होगा। तो वैसे ही कर दिया, V = V1 + V2 प्लस जितना डॉट डॉट जितना भी हो सके प्लस Vn तक जितने भी हों। तो ये हमारा आ जाएगा 1/4πε0 Q1/RP1 प्लस Q2/R2P प्लस डॉट डॉट प्लस Qn/RnP, जितने भी हों सबको जोड़ देंगे। यदि हमारे पास आवेश घनत्व और रो है, आवेश घनत्व रो के अभिलाक्षणिक गुण का कोई संगत आवेश वितरण है, तो पहले की भांति उसे हम डेल्टा V साइज के रो डेल्टा V आवेश युक्त लघु आयतन आवेशों में विभाजित कर सकते हैं।
अब देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन। अब आयतन अगर बहुत छोटा है, डेल्टा भी मान लिया जाए, तो ये v की जगह डेल्टा भी रख देंगे, तो वही लिखा गया है रो इंटू डेल्टा वी। आवेश युक्त लघु आयतन अवयव में विभाजित कर सकते हैं, तो छोटे छोटे आयतन में हम लोग विभाजित कर सकते हैं यदि आवेश जो है सतत आवेश वितरण मतलब कॉन्टिन्यूअस है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह रखा गया है, लेकिन अगर सतत वितरण हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो जब कहीं बीच में अंतर ही नहीं रहेगा, जैसे Q1 Q2 Q3 में बीच में अंतर है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस जब वितरित होगा तो कोई अंतर नहीं होगा, तो एक प्लेट की तरह आवेश जो है वर्क करेगा। तो प्लेट का एक तरह से मान लीजिए जितने भी आवेश हैं, आवेश युक्त तो प्लेट है एक, तो उसका द्रव्यमान जो निकाल लेंगे तो उसी के हिसाब से आवेश वितरित होगा। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर अगर आयतन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं तो घनत्व तो डेल्टा भी होगा, तो आयतन डेल्टा भी होगा, तो यम बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन डेल्टा वी। अब देखिए घनत्व तो बदलेगा नहीं चाहे जितना छोटा टुकड़ा हो, क्योंकि घना जो है जितना घना है वही घनत्व है, तो इसलिए रो डेल्टा वी होगा, तो लघु आयतनों में विभाजित कर सकते हैं। तब हम प्रत्येक आयतन अवयव के कारण विभव निर्धारित करके और समस्त योगदानों का योग करके, मतलब एक एक टुकड़े का जितना योगदान होगा सही शब्दों में समाकलित करके, कहने का मतलब यह है कि एक एक टुकड़े का तो समाकलन जो होगा, इंटीग्रेशन, वो करके समस्त आवेश वितरण के कारण विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब ये सब चीजें जो है पहले बताई जा चुकी हैं, तो इसलिए कह रहा है कि अध्याय 1 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि किसी एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण किसी बाहर बिंदु स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र इस प्रकार होता है मानो खोल का समस्त आवेश उसके केंद्र पर संकेंद्रित हो। अतः खोल के बाहर स्थित किसी बिंदु पर आवेश कोश के कारण विभव V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। ये हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, वोल्टेज विभव किसके लिए आया है? आवेशित गोलीय खोल, मतलब अंदर वो गोला खोखला है, जैसे फुटबॉल होती है इस तरह, तो उसके लिए V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/ गोलीय खोल की त्रिज्या। और ये जहाँ पर हम आवेश निकालना चाहते हैं वो R से बराबर हो या उससे ज्यादा हो, यानी या तो गोलीय खोल की सतह पर विभव है या सतह से ये जो दूरी R है वो उसकी त्रिज्या से ज्यादा, तब के लिए है। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो ये R है ये गोलीय कोश की त्रिज्या है, कैपिटल R, तो इसका मतलब ये R सतह से ज्यादा दूरी पर है, क्योंकि R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू R कह रहा है, या तो सतह से ज्यादा दूरी पर है या फिर सतह पर है। तो कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो खोखला गोला है तो उसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा, आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र होता है। तो जब खोखला है तो पूरा आवेश उसका सतह पर वितरित है, तो गोले के अंदर किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। इससे यह ध्वनित होता है कि खोल के भीतर विभव नियत रहता है, क्योंकि खोल के भीतर आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि जब अंदर कोई आवेश नहीं है, जब आवेश नहीं है तो अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा तो खोल के भीतर विभव क्या होगा? नियत होगा। नियत होने का कारण क्या है? क्योंकि खोल के भीतर आवेश को गति कराने से कोई कार्य नहीं होता है। जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं है
तो आवेश को गति कराएंगे तो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता है, और इसीलिए यह खोल के पृष्ठ के विभव के समान होता है। इसीलिए जो अंदर विभव होता है, जितना पृष्ठ पर होता है उतना ही अंदर उसके विभव होता है। तो ध्यान देना है कि कोई गोलीय खोल है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव पूरे खोखले गोले के अंदर एक समान होता है। जब विभव में अंतर नहीं होगा तो हमारा फार्मूला होता है W = Q डेल्टा V। जब विभव में अंतर ही नहीं होगा तो दोनों विभव बराबर होंगे, दो बिंदु जहाँ पर भी लेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए किया गया कार्य 0 होगा। इसीलिए गोले के अंदर कोई भी प्रकार का कार्य नहीं होता, क्योंकि आवेश को गति कराने में विभव का अंतर महसूस नहीं होता। तो वही कह रहा है कि क्योंकि खोल के भीतर आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं होता, इसलिए सम विभव पृष्ठ की तरह खोखला गोला काम करता है। तो V = 1/4πε0 Q/R हो जाएगा। तो गोले के भीतर कहीं पर भी विभव गोले के पृष्ठ के विभव के बराबर होता है और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं। अभी देखिए प्रश्न आ जाता है, इसको हल करेंगे। तो कह रहा है 3 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -2 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है? अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए। तो अनंत पर हमें विद्युत क्षेत्र शून्य लेना है और दो आवेश हैं 10⁻³ × 10⁻⁸ कूलाम तथा -2 × 10⁻⁸ कूलाम। इसका मतलब एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है और दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो गए हमसे पूछा जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अनंत पर वैद्युत विभव हमको शून्य लेना है। तो देखिए ये चित्र बना दिया गया है। एक पॉइंट O है, एक पॉइंट A है। O पॉइंट पर 3 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश रखा है। A पॉइंट पर -2 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश रखा है और ये माना गया है कि ये बिंदु कोई P है जहाँ पर विद्युत विभव शून्य है। तो अब देखिए यहीं पर ये पॉइंट क्यों माना गया? इधर मान लिया जाता, इधर मान लिया जाता, यहीं पर क्यों माना गया? तो देखिए यहाँ पर ये विद्युत ये जो आवेश है धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो ये जो भी बिंदु मानेंगे यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु आवेश रखेंगे तो बिंदु आवेश हमेशा धनात्मक माना जाता है। तो ये धन है तो इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर को, और ये ऋण है हमारा तो इसको आकर्षित करेगा इधर को। तो इस पर विद्युत बल दोनों मतलब दोनों तरफ से जो परिणामी विद्युत बल होगा वो इधर को ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों बल इधर को ही लग रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि बल लगेगा तो विस्थापन होगा, मतलब कार्य होगा, जबकि जहाँ पर विभवांतर 0 होगा वहाँ से ये बिंदु से आवेश इधर उधर नहीं खिसकेगा, क्योंकि कोई कार्य नहीं होगा तो उसको बल नहीं लगेगा, तो यहाँ से खिसकाया नहीं जा सकता। इसलिए इस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य नहीं होगा। तो एक एक करके रख के देखेगा कि कहाँ पर 0 होगा, तो इसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो देखिए कह रहा है मान लीजिए x अक्ष पर एक वांछित बिंदु P है जहाँ वैद्युत विभव शून्य है, माना जा रहा है, पता नहीं है कि नहीं है, वो तो निकल के सामने आ जाएगा। तो यदि बिंदु P का निर्देशांक x निर्देशांक x है, ये x एक्सिस हो जाएगी हमारी और ये y एक्सिस हो जाएगी। तो x निर्देशांक मतलब x एक्सिस का निर्देशांक x है, तो स्पष्ट रूप से x धनात्मक होना चाहिए। तो कह रहा है स्पष्ट रूप से x जो है हमारा
धनात्मक होना चाहिए। अगर x > 0 के लिए यह संभव नहीं हो सकता कि दो आवेशों के कारण वैद्युत विभव जुड़कर शून्य हो जाए। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि स्पष्ट रूप से x धनात्मक होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ये x इधर कहीं होना चाहिए, इधर इस साइड में, तभी x धनात्मक होगा। अगर मूल बिंदु से इधर होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो अगर इधर कहीं बिंदु होगा धनात्मक x एक्सिस में, तो देखिए ये अपनी ओर खींचेगा इसको, आवेश को, बिंदु आवेश को हम हमेशा धनात्मक मानते हैं, तो इसको खींचेगा और ये प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर कहीं विभव शून्य हो सकता है, क्योंकि ये पास में है तो ये खींचेगा और ये कम है, ये ज़्यादा है। देखिए 3 × 10⁻⁸, तो ये दूर भी रखा गया है कि इसका प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो दूरी बढ़ा दी गई, इसका आकर्षण कम होगा तो दूरी घटा दी गई। तो इधर धनात्मक दिशा में, x के धनात्मक दिशा में कोई बिंदु होगा जहाँ पर बिंदु आवेश रखने पर आवेश विभव, वैद्युत विभव शून्य होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि x बिंदु O तथा A के बीच कहीं स्थित है। तो कहीं पर स्थित है तो ये 15 सेंटीमीटर की दूरी है। तो अगर मान लीजिए यहीं पर है तो एक को x दूरी माना जाए तो दूसरी 15 - x हो जाएगी। तो अब देखते हैं विभव क्या होगा। तो विभव निकालना है तो दोनों के कारण विभव जो आएगा उसको जोड़ दें, लेकिन एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है, तो हम जोड़ेंगे तो, लेकिन अपने आप ये घट जाएगा। तो इसी तरह बिंदु आवेश, मान लीजिए इस बिंदु पर हमको विभव निकालना है तो v = 1/4πε0 Q/R। तो Q 3 × 10⁻⁸ है, और मान लीजिए यहाँ से दूरी x ली गई तो x × 10⁻², सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लिया, माइनस। अब इसके कारण तो ये देखिए माइनस, यहाँ प्लस होगा लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा, लेकिन ये प्लस इसी माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट उसने माइनस रख दिया। तो 2 × 10⁻8 इधर की दूरी हमने x माना है तो इधर की कितनी होगी, पूरी 15 सेंटीमीटर है तो 15 - x हो जाएगी। तो 15 - x × 10⁻², तो ये आ गया। अब इसको मान लेंगे 0, क्योंकि हमें विभव 0 प्राप्त करना। तो जब हम इसको 0 मान लेंगे तो ये x की वैल्यू जो भी निकल के आएगी उतनी ही दूरी पर इसको रखेंगे। तो अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ x को सेंटीमीटर में लिखा गया है, अर्थात 3/x हो जाएगा, -2/15 - x हो जाएगा। सेंटीमीटर में लिखा गया इसलिए 10⁻² नहीं ले रहा। तो 3 और ये कट जाएंगे, ये पूरा, तो 3/x हो जाएगा -2/15 - x बराबर 0 हो जाएगा। ये देखिए सम है इसलिए इनको हटा दिया गया है कि सम में मान बराबर है, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो ये आ जाएगा, यदि बिंदु x विस्तारित रेखा OA पर है, तो ये देखिए x बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया, x बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया। तो वही कह रहा है कि यदि बिंदु x विस्तारित रेखा OA पर है, ये जो रेखा का विस्तार है मतलब ये फैलाव है, इस रेखा पर अगर है तो वांछित शर्त के अनुसार, तो वांछित शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वांछित शर्त के अनुसार का मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन। तो रिक्वायर्ड कंडीशन में क्या है कि x बराबर देखिए यहाँ पर इस तरीके से 9 सेंटीमीटर आ गया। तो 9 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं इसके मध्य में कोई बिंदु है। अब हमने जो अभी बताया कि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पर अंदर अगर कोई बिंदु हम मानेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर इसके कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इधर को होगा, इसके कारण आकर्षण बल लगेगा तो वो भी इधर को होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई मध्य में बिंदु, ऐसा बिंदु चूज करना पड़ेगा कि इसके कारण जो प्रतिकर्षण बल है
वो इधर को है और आकर्षण बल भी इधर को ही है। भाई इसके कारण प्रतिकर्षण होगा तो तीर इधर को लगेगा, इसके कारण आकर्षण होगा तो भी तीर इधर को लगेगा। तो या तो ये बिंदु इधर कहीं माना जाए, इस लाइन में इधर कहीं माना जाए, इधर कहीं इस दिशा में, तो इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ज़्यादा प्रबल है और प्रतिकर्षण भी प्रबल हो जाएगा, तो ये आकर्षण द्वारा खींच नहीं पाएगा। इधर ही कहीं होगा ये बिंदु जहाँ पर विभव शून्य होगा। तो ये देखिए 15 माइनस x लिख करके, क्योंकि 15 माइनस x रखेंगे तो इसका मतलब इसके अंदर की बात हो गई, तो x बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर 15 माइनस x की जगह x माइनस 15 लिख दें तो x में चूंकि 15 घटाया जा रहा है, इसका मतलब x को बड़ा लिया जा रहा है, इसका मतलब x इस लाइन के सापेक्ष यहाँ कहीं होगा, जहाँ भी होगा वो निकल के आ जाएगी। तो आप देखिए 3/x माइनस 2/x माइनस 15 बराबर 0 हो गया। अब जैसे इसमें इधर गुणा किए थे, सॉल्व किए तो 9 सेंटीमीटर है, वैसे क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर 0 करेंगे। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x बराबर 45 सेंटीमीटर आ जा रहा है, x बराबर 45 सेंटीमीटर। इस प्रकार धनावेश से 9 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर दूर ऋणावेश की ओर वैद्युत विभव शून्य है। तो ध्यान दीजिए क्या पता चल रहा है कि धनावेश से 9 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर दूर ऋणावेश की ओर वैद्युत विभव शून्य है। तो दो बिंदु निकल के आए हमारे पास कि धनावेश से यहाँ कहीं 9 सेंटीमीटर पर और ऋणावेश की तरफ कहीं पर 45 सेंटीमीटर पर विभव शून्य है। दो 9 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर के दो बिंदु निकल के आए हैं और दोनों बिंदु में देखिए बता रहा है कि इस प्रकार धनावेश से, दोनों धनावेश से लिए गए हैं 9 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर दूर ऋण आवेश की ओर वैद्युत विभव शून्य। ऋण आवेश की ओर देखिए है, जैसा अभी हमने बताया था। ध्यान दीजिए यहाँ परिकलनों यानी कैलकुलेशन के लिए वांछित सूत्र को अनंत पर वैद्युत विभव शून्य मानकर ही व्युत्पन्न किया गया था। तो जो विद्युत विभव के जो फार्मूले हैं, अनंत पर हम विभव को शून्य मान करके लिए थे जो फार्मूले, तो उनके हिसाब से कैलकुलेशन निकल करके आई है। अब देखिए यहाँ पर 9 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर की बात है। तो यहाँ पर देखिए 45 सेंटीमीटर पर तो बात समझ में आती है कि इधर 45 सेंटीमीटर पर इसके कारण प्रतिकर्षण होगा, इसके कारण आकर्षण होगा। तो अगर हम ये बिंदु मान लें, मान लीजिए कोई बिंदु है, तो इस बिंदु आवेश हमेशा धनात्मक माना जाता है, तो इसके कारण प्रतिकर्षण होगा क्योंकि ये धनात्मक है तो इधर को बल लगेगा। इसके कारण आकर्षण होगा क्योंकि ऋणात्मक है तो इधर को बल लगेगा। तो ये बल जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी ये वस्तु स्थिर रहेगी। तो यहाँ पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अब रही बात यहाँ पर अगर कोई पॉइंट माना जाए तो इसके कारण प्रतिकर्षण होगा तो बल इधर को लगेगा इस प्रकार से। इसके कारण आकर्षण होगा क्योंकि ये धन है ये ऋण है तो भी बल इधर को लगेगा। तो यहाँ पर कैसे समविभव पृष्ठ है, मतलब विभव शून्य है, ये समझने की बात है। तो हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई अक्षीय रेखा होगी इस प्रकार से यहाँ पर, तो सब जगह विभव समान होगा, तो इसलिए यहाँ पर विभवांतर शून्य होगा। ये ध्यान देना, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हर चीजें समझने की हैं। तो वही कह रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लेना है। तो ये 9 सेंटीमीटर पर जो बता रहा है कोई, ये अगर इसको अक्ष माना जाए तो ये निरक्षीय रेखा पर कहीं विभव शून्य होगा। इस प्रकार से हमें समझना है बात को।
अब अगला देखिए क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास उदाहरण 2.3। तो कह रहा है कि ए तथा बी में क्रमशः एकल धन तथा ऋण आवेशों की क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमको पता है कि धन आवेश से बल रेखाएं बाहर को निकलती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और ऋण आवेश में अंदर की ओर आती हैं। तो ये दो बिंदु P और Q माने गए हैं, इसमें दो बिंदु A और B माने गए हैं। तो ये चीज़ें पूछ रहा है, कह रहा है विभवांतर VP माइनस VQ अनुपात में VB माइनस VA के चिन्ह बताइए, अनुपात बताना है। दूसरा कह रहा है बिंदु Q और P जो है A और B के बीच एक छोटे से ऋण आवेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए। C में क्या कह रहा है कि Q से P तक एक छोटे धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। B से A तक एक छोटे से ऋण आवेश को ले जाने के लिए बाह्य साधन द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। B से A तक जाने में क्या एक छोटे से ऋण आवेश की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। तो ये सब चीज़ें हमको बताना है। तो एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो पहले देखिए हमसे पूछ रहा है कि VP माइनस VQ अनुपात में नहीं, VP माइनस VQ कामा VB माइनस VA के चिन्ह बताइए। तो यहाँ पर देखिए VP और VQ है, यहाँ पर PQ और BA के बीच। देखिए पहले यहाँ पर VP पोटेंशियल P पर माइनस Q पर, यहाँ पर उल्टा लिखा है B पर माइनस A पर। तो ध्यान देना है। तो इसको देखिए समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिए जब हम फार्मूला ये बिंदु आवेश हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हमारा फार्मूला होता था। तो जो पोटेंशियल है हमारा विभव है वो समानुपाती होगा 1/R के। तो वही चीज़ लिखा है, देखिए कि चूंकि V समानुपाती है 1/R के, तो चूंकि यहाँ से देखा जाए बिंदु आवेश से तो P पास में है, Q दूर में है। तो जैसे बात है कि विभव समानुपाती है 1/R के, इसका मतलब दूरी ज़्यादा होगी तो विभव कम होगा। तो P के लिए बिंदु यहाँ से P दूरी पास में है, ये दूर में है। तो जाहिर सी बात है कि P पर विभव ज़्यादा होगा Q की तुलना में, क्योंकि Q दूर है। दूर विभव कम होगा, पास ज़्यादा होगा, क्योंकि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है विभव, यानी दूर जितना जाएंगे विभव घटेगा। तो P पास में है इसलिए P पर विभव ज़्यादा होगा। इस प्रकार VP माइनस VQ धनात्मक होगा। ज़्यादा में कम घटाएंगे तो उत्तर धनात्मक आएगा। तथा VA से VB कम ऋणात्मक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर तो कह रहा है कि VA से VB कम ऋणात्मक है, VA से VB कम ऋणात्मक। अब यहाँ पर देखिए धन था, यहाँ पर ऋण हो गया, तो मामला उल्टा हो गया। चिन्ह सहित अगर लें हम तो VA से VB कम ऋणात्मक है, दूर है, दूरी पर पोटेंशियल घटता है। तो जैसी बात है कि ये ऋण वाला है तो ये ज़्यादा ऋणात्मक होगा, ये कम ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये पास में है, ये दूर में है। इसलिए VB इज ग्रेटर देन VA। तो यहाँ पर B में विभव ज़्यादा होगा, क्योंकि कम ऋणात्मक है, इसका मतलब ये ज़्यादा है। जो ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो कम होगा, चिन्ह बदल गए ना। तो VB इज ग्रेटर देन VA होगा, अतः VB माइनस VA धनात्मक होगा। अब यहाँ पर VB ज़्यादा है तो ज़्यादा में कम घटाएंगे तो उत्तर धनात्मक आएगा। तो एक एक चीज़ को बहुत आसानी से समझते चलिए, कोई भी चीज़ कठिन नहीं। अब देखिए दूसरे में कह रहा है बिंदु Q और P A और B के बीच एक छोटे से ऋण आवेश की स्थितिज ऊर्जा में अंतर का चिन्ह बताइए। तो अब देखिए क्या है, कोई लघु ऋणावेश धन आवेश की ओर आकर्षित होगा। कोई भी छोटा अगर ऋणावेश रखेंगे तो धन आवेश की ओर आकर्षित होगा। ये अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि विपरीत चिन्ह वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऋण आवेश स्थितिज
स्थितिज उच्च ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर गति करते हैं। तो जो ऋण आवेश होते हैं हमारे, वो उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर गति करते हैं। अब इसको ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कोई धन आवेश है प्लस Q, ये कोई ऋण आवेश है माइनस Q। तो धन वाले को उच्च विभव पर माना जाता है, हाई पोटेंशियल, और ऋण वाला हमारा लो पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब विभव, और यही विभव ही हमारी एक तरह से स्थितिज ऊर्जा है। तो जिसका विभव ज्यादा होगा, तो देखो अब ऋण धन से की ओर जाता है, ऋण धन की ओर जाएगा, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आता है। ठीक ना, निम्न विभव से उच्च विभव की ऋण आवेश आता है। और धन वाला, हकीकत में अगर धन वाला है और चल सकता है, तो ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। ये हमने पढ़ा है। पढ़ा क्या है, वैसे भी समझ में आ रहा है कि ऋण वाला धन की ओर आएगा, और ये उच्च विभव में है तो ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आएगा। अब देखिए, इस चीज को अगर हम लोग बारीकी से समझें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ए और बी की बात हो रही है, तो ए बिंदु ऋण के ज्यादा पास में, ए बिंदु ऋण के ज्यादा पास में, तो जाहिर सी बात है कि ए की स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, बी की स्थितिज ऊर्जा कम है, क्योंकि इसके पास में है। तो पास में होने की वजह से अगर ये ऋण चिन्ह वाला है तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, अगर धन चिन्ह वाला है तो आकर्षण ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पास में है उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है। इसका मतलब बी वाले की स्थितिज ऊर्जा कम है, क्योंकि दूर है, इस पर आकर्षण और प्रतिकर्षण कम लगेगा। यहाँ पर देखिए, बहुत आराम से समझने का प्रयास करिए, तभी समझ में आपको आएगा। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा जब हम लोग मैकेनिक्स में यानी यांत्रिकी में पढ़ते थे, तो उसका फार्मूला होता था mgh। तो h मतलब ऊंचाई पर निर्भर है। तो यही चीज लागू हो जाएगी हमारी यहाँ पर भी। तो आवेश अगर धनात्मक है, जैसे मान लीजिए धनात्मक है और यहाँ पर P और Q दो बिंदु हैं, यहाँ पर ऋण आवेश को रखा जा रहा है, तो P अपनी ओर खींच लेगा, इसको खींचेगा तो इसके पास आएगा, तो जब पास आएगा तो गति होगी, तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कम होगी। और Q बिंदु दूर है तो इसको कम अच्छे से खींच पाएगा, कम अच्छे से खींच पाएगा, इसका मतलब गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। या इस तरह समझिए कि यहाँ से पास आएगा तो ये पास है इसलिए h कम है, ये दूर है इसलिए h ज्यादा है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। वैसे समझना है तो इसी प्रकार समझिए कि ये पास में है तो खींचेगा तो गति होगी, तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कम होगी। ये दूर है तो यहाँ से खींचने में दिक्कत होगी, तो इसलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, गतिज ऊर्जा कम है। तो इस केस में जब धन आवेश है तो Q की स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है P से, Q की स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है P से। जैसा हमने आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया है कि ये पास में खींच लेगा तो h घटेगा तो U घटेगा, h बढ़ना चाहिए, तो ये दूर है तो खींच नहीं पाएगा, तो h ज्यादा रहेगा, इसलिए स्थितिज ऊर्जा के ऊपर ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन है, यहाँ पर ये ऋण आवेश रखना है A और B पर, तो ऋण आवेशित प्लेट है, इस पर ऋण आवेश रखेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पास में है उस पर प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, तो इसके दूर जाने की संभावना ज्यादा है, तो h बढ़ने की संभावना इसकी ज्यादा है। तो h जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हमारा
स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर ए बिंदु की स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी बी से, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा है तो इसमें बल ज़्यादा लगेगा तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा इस ए की ज़्यादा होगी। ध्यान देना, क्योंकि प्रतिकर्षण ज़्यादा लगेगा तो एच बढ़ने की संभावना इसकी तुलना में इसकी ज़्यादा है। तो जिसमें एच ज़्यादा बढ़ने की संभावना होगी उसी का स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा एच के समानुपाती यानी ऊंचाई के समानुपाती या दूरी के समानुपाती है। तो यहाँ पर अगर प्लस के केस में देखा जाए तो क्यू पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, ऋण के केस में देखा जाए तो ए पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है। समझ में आपको आ गया होगा। तो अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई लघु ऋण आवेश धन आवेश की ओर आकर्षित होता है। तो जाहिर सी बात है ऋण आवेश धन की ओर आकर्षित होगा। ऋण आवेश स्थितिज ऊर्जा उच्च से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर गति करते हैं। तो ऋण आवेश जो होते हैं वो उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर गति करते हैं। चाहे इस तरह समझ लीजिए, समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऋण वाला है तो उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर गति करेंगे। तो जाहिर सी बात है ऋण के पास है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बल लगेगा पास में होने की वजह से, तो बाहर को भागेगा। तो इसका मतलब ये स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है तो बाहर को निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर भाग रहा है। अब इसमें वही उल्टा हो जाएगा। अतः Q और P के बीच किसी लघु ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह धनात्मक है। Q और P के बीच, तो जाहिर सी बात है कि Q पर ज़्यादा होगी स्थितिज ऊर्जा P की तुलना में, क्योंकि इस पर आकर्षण ज़्यादा होगा तो ये गतिज ऊर्जा से पास में आएगा तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। इसकी स्थितिज ऊर्जा, तो इससे जब इसको घटाएंगे तो ज़्यादा है, ये कम है तो धनात्मक आएगा। इसीलिए कह रहा है कि अतः Q और P के लिए बीच किसी लघु ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह धनात्मक है। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा A पर ज़्यादा होगी स्थितिज ऊर्जा B से। यहाँ पर A की ज़्यादा होगी B से, क्योंकि ऋण की बात है तो ऋण ऋण के बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो दूर जाने की संभावना ज़्यादा होगी, यानी कि H बढ़ेगा। और H बढ़ेगा तो U = mgh है। H जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। तो A की स्थितिज ऊर्जा B से ज़्यादा है, अतः स्थितिज ऊर्जा का अंतर का चिन्ह धनात्मक है। तो A माइनस B का चिन्ह धनात्मक है, इसमें Q माइनस P का चिन्ह धनात्मक है। ध्यान देना। अब C में हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि Q से P तक एक छोटे धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। Q से P तक। अब देखिए Q से P तक की बात हो रही है, तो Q से P तक हमको लाना है। तो चूंकि धनात्मक आवेश की बात कर रहा है तो धन धन के बीच तो प्रतिकर्षण होता है, तो ये इधर आ ही नहीं पाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र द्वारा इधर को लाने में कोई कार्य नहीं किया जाएगा, इधर को ले जाने में कार्य किया जाएगा। तो अगर हमें Q से P तक लाना है तो हम खुद ही बल लगा करके यहाँ तक लाएंगे, क्योंकि ये धनात्मक है तो धन धन के पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रतिकर्षण है। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये इधर को जाएगा, ला हम इधर को रहे हैं। तो देखिए लिखा है कि किसी लघु धनावेश को Q से P तक ले जाने में बाह्य एजेंसी को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मतलब हमको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण वो तो दूर जाएगा, हम पास लाना चाह रहे हैं। तो बाह्य एजेंसी मतलब कोई बाहरी बल उसको लेके आ पाएगा, अतः विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। उधर जा ही नहीं पाएगा, जाएगा विरुद्ध, तो विरुद्ध हम उसके पास ला रहे हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक है। आगे क्या पूछ रहा है, B से A तक जाने में क्या एक छोटे से ऋणावेश की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? B से A तक जाने में, अब देखो B से A तक, B से A तक धनावेश है या ऋणावेश है? किसी लघु ऋणावेश को, हाँ, तो B से A तक हम ले जाएंगे ऋणावेश को, तो जाहिर सी बात है कि ये भी ऋण है और ये भी ऋण है,
तो जाहिर सी बात है कि हम इसको ले जाएंगे तो प्रतिकर्षण बल हमारी तरफ लगेगा। ध्यान देना है, प्रतिकर्षण बल। तो जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो भागेगा तो वो इधर को, तो वेग इधर को बढ़ना चाहिए। जब हम इधर ले जाएंगे तो वेग घटने लगेगा। जाहिर सी बात है, वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, वेग घटता है तो गतिज ऊर्जा घटती है। तो इधर जाने में वेग घट रहा है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा घटेगी। जब गतिज ऊर्जा घटेगी तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर 0 होता है। तो जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा घट रही है तो यहाँ ले जाने में स्थितिज ऊर्जा हमारी बढ़ेगी। तो देखिए लिखा है कि किसी लघु आवेश को B से A तक ले जाने में D को ध्यान देना है। हम लोग ही पढ़ लिए जहाँ तक, चलिए यही कर लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ऋण आवेश पर प्रतिकर्षी बल लगने के कारण वेग घटता है, अतः B से A तक जाने में गतिज ऊर्जा घट जाती है। तो B से A तक जाने में गतिज ऊर्जा घटेगी, ये ध्यान देना है। D देखते हैं, D क्या कह रहा है। B से A तक एक छोटे से ऋण आवेश को ले जाने के लिए वाह्य साधन द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। तो B से A तक ले जाना है, तो B से A तक ले जाना है तो जाहिर सी बात है कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो अपने से नहीं जाएगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो वाह्य साधन द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि इधर को जाएगा ही नहीं, हमें ले जाना पड़ेगा। और विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो जब हम कार्य करेंगे तो धनात्मक होगा। तो किसी लघु ऋण आवेश को B से A तक ले जाने में वाह्य एजेंसी को कार्य करना होता है जो धनात्मक, हम खुद कर रहे हैं इसलिए धनात्मक होगा। इस प्रकार से ये हम लोगों ने कर लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।